नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ अपना भूल सुधार कर लूँ। मैंने डायरेक्टर सीबीआई पुराने आलोक वर्मा जी के ऊपर एक एपिसोड किया है। उसमें मुझसे गलती से मैंने कहा कि ऐसी संभावना थी कि राफेल की जांच राकेश अस्थाना जी फाइनल कर रहे थे, इसलिए वो हटाए गए। वो गलत था। जो 2018 अक्टूबर में जब 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर की रात में इनको छुट्टी पे भेजा गया आलोक वर्मा साहब को, तो मुख्य कारण उसका एक ऐसा कहा जाता है कि ये राफेल के काफ़ी कागज़ इनके पास आ गए थे और ये उसकी जांच पड़ताल करके ऐसा सरकार को कहीं ना कहीं से आभास लग रहा था कि ये उसमें जांच का आदेश दे देंगे, तो इसलिए इनको रातों रात हटाया गया था। मूल कारण ये था। वो मतलब राकेश अस्थाना साहब नहीं थे, गलती से राकेश अस्थाना साहब का नाम आ गया। वो आलोक वर्मा साहब थे जिसका इतना बड़ा प्राइस उन्होंने दिया, क्योंकि राकेश अस्थाना साहब ने तो जो भी उन्होंने उस समय किया है, आज वो एक्सटेंशन उनको मिल ही गया है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के रूप में। जो भी यही सब आपको मिलता है एक्स्ट्रा कुछ। आज मैं बात कर रहा हूँ जुडिशरी इस समय थोड़ा हिंदुस्तान में ने उसने कुछ, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, उसने कुछ लॉ जगाई हैं, कुछ चीज़ें वो करना शुरू की है। रोज आप पेपर पढ़िए ध्यान से, तो उसमें और ख़ास करके जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मैंने उनके बारे में भी लिखा था कि जब वो लखनऊ आए थे, लेकिन इस समय वो कुछ बहुत बेसिक मूल प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें। वो कह रहे हैं कि अगर थाने में आदमी जाता है तो उसको डर लगता है, वो क्यों नहीं है, जुडिशियल सिस्टम हमारा फेल है, इत्यादि इत्यादि। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक 7 अगस्त की रिपोर्ट है और एक आज 9 अगस्त की रिपोर्ट है। मैं उसी की बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ। ये दोनों रिपोर्ट मैं लगा दे रहा हूँ, आप लोग डिटेल में चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट हमारे यहाँ के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको लेकर के है, लेकिन इसके पहले मैं आगे चलूँ, मैं एक छोटा सा एक वीडियो है जो हमारे जस्टिस अरुण मिश्रा साहब थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। अब उनको कहीं पोस्ट रिटायरमेंट वो कहीं कुछ मेंबर हो गए हैं, मेंबर या चेयरमैन। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में क्या कहा था ये बता दूं, ये देख लीजिए। Being organized in India, that is Bharat, which is the biggest successful democracy of the world. People wonder how this democracy is so successfully functioning. India is a responsible and most friendly member of the international community under the stewardship of internationally acclaimed visionary Prime Minister Shri Narendra Modi. Dignified human existence is our prime concern. We thank the versatile genius who thinks globally and act locally, Shri Narendra Modi, for his inspiring speech, which would act as catalyst in initiating the deliberations and setting the agenda for the conference. जैसा उन्होंने कहा था कि मोदी इज अ जीनियस, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट्स लोकली, और मैं इसलिए कह दूं कि इसका मतलब यह है कि ये जो भी हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तो कह रहे हैं कि वहाँ इसके बाद जो अभी रमन्ना साहब ने कहा और इन लोगों ने कहा, इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं सरकार में और लोगों में है, या एग्जीक्यूटिव में जो लोग काम कर रहे हैं जिनको मोदी जी कहते हैं, वो जो बाबू हैं, वो क्या जाने उन बाबुओं में है। पहले आप ये समझ लीजिए ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, उससे पहले ये समझ लीजिए कि कोर्ट क्या होता है। कोर्ट अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो जुडिशरी एक हमारा आर्म है, जो ये वॉच रखता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे राइट्स के अगेंस्ट नहीं हुआ है, इत्यादि इत्यादि। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। छोटा मतलब सबसे नीचे वाली सीढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, 3 सीढ़ियाँ होती हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट भी उसको कुछ लोग बोलते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो हमारे जो आईएएस साहब लोग हैं, ये भी कुछ मैटर्स में ये भी अपनी जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, खास करके रेवेन्यू मैटर्स में। तो एक कोर्ट अगर उल्टा देखें तो एक कोर्ट एसडीएम का होता है, सबसे नीचे वाला, जो उसके ऊपर एक कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होता है, फिर एक कोर्ट डिविजनल कमिश्नर का होता है। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ट्रिब्यूनल्स की बात शुरू हुई, उसका प्रावधान किया गया। और मेरी नॉलेज के अनुसार पहला जो ट्रिब्यूनल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट जिसको बोलते हैं 1985 में बना था। उसके पहले अगर बना हो कोई ट्रिब्यूनल तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, तो मेरी जानकारी भी बढ़ जाएगी। मतलब बेसिकली ये है कि नेहरू जी ने इसको नहीं बनाया था, तो इसमें अगर कोई अच्छी बुरी बात है तो नेहरू जी इससे मुक्त हैं।
अब ये ट्रिब्यूनल और कोर्ट में क्या फर्क होता है ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ट्रिब्यूनल इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कोर्ट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ मैटर्स। दूसरा क्या है कि ट्रिब्यूनल कैन बी अ पार्टी इन द डिस्प्यूट, कोर्ट्स कैन नॉट बी अ पार्टी। ट्रिब्यूनल जो न्याय करता है उसको अवार्ड बोलते हैं, कोर्ट्स में आता है वो जजमेंट बोलते हैं। ये मोटे मोटे मैं फर्क आपको समझा दे रहा हूं जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। ट्रिब्यूनल इज हेडेड बाय अ चेयरमैन जिसको प्रिसाइडिंग अफसर बोलते हैं, कोर्ट इज हेडेड बाय अ जज। और ट्रिब्यूनल में देयर इज नो कोड ऑफ प्रोसीजर, कोर्ट हैज अ कोड ऑफ प्रोसीजर। और इसीलिए मैं जब ये बात कर रहा था, आप कई जैसे आरटीआई वाले आप उसमें चले जाइए अदालत, या कहीं कोई सफारी सूट पहन के आ रहा है, कोई कुछ मतलब ये सब भी आराम से हैं। अब मैं मेन बात पे आ जाऊं, हुआ ये कि ऐसे बहुत से ट्रिब्यूनल्स देश में हैं, वो तमाम हैं। ज़्यादातर एक लोगों को ये लगता है कि शायद ये पार्किंग स्पेस है पोस्ट रिटायरमेंट लोगों का, और है भी। मैं उसका भी एक दो आपको उदाहरण दूंगा। अभी क्या हुआ था कि इन सब ट्रिब्यूनल्स में 3 तरह के लोग होते हैं, एक प्रिसाइडिंग अफसर जो उसका चेयरमैन होता है, एक टेक्निकल मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर। तो ये 3 तरह के लोग मिलके किसी भी ट्रिब्यूनल को बनाते हैं। अब इन लोगों का रिकमेंडेशन कुछ ट्रिब्यूनल्स में, काफ़ी ट्रिब्यूनल्स में रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो अलग अलग जज, अलग अलग उसके, जैसे एनसीएलटी का कोई करेगा, ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई करेगा, अलग अलग जज उसके लिए नामित हैं। वो अपने अपने यहाँ मीटिंग करके, वो सो कॉल्ड इंटरव्यू करके या जो भी करके नाम रिकमेंड करके सरकार को भेज देते हैं, और सरकार फिर उसमें उनका चयन करती है। इधर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के सारी कमिटीज़ ने, ये भी इस पेपर ही के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जितनी कमिटीज़ थीं जो इस तरह का चयन करती थीं, उस सिलेक्शन कमिटीज़ ने एक कलेक्टिव डिसीजन ये लिया कि अब हम लोग नए इंटरव्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो पुराने रिकमेंडेशन जो करीब 100 से ज़्यादा हैं उस पर ही कोई सरकार ने अभी तक निर्णय नहीं लिया, और बहुत बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो उनका ये कहना था कि जब तक सरकार इस 100 रिकमेंडेशन जो हैं उनको क्लियर कर ले या निर्णय ले ले, उसके बाद ही हम लोग इस कार्रवाई को आगे करें। जब उन्होंने ये किया तो फ्राइडे 6 अगस्त को चीफ जस्टिस रमन्ना साहब और जस्टिस सूर्यकांत साहब, इनकी बेंच ने एक मतलब इस पर एक ऑब्जर्वेशन किया, और जो सॉलिसिटर जनरल हमारे थे तुषार मेहता साहब, उनसे कहा कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस है कि नहीं है। और जैसे मैं ट्रिब्यूनल में जल्दी से कुछ नाम, कैट है, ITAT है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, CESTAT है, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कॉम्पार्ट है, कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल है, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल है, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल फॉर फोर्जिंग एक्सचेंज है, NCLT है, NCLAT है, फिर एक इंपॉर्टेंट TDSAT है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड, इस तरह के तमाम ट्रिब्यूनल हैं। और अभी मैं स्टेट ट्रिब्यूनल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जैसे भाई स्टेट में आ जाइए तो तमाम रेरा ट्रिब्यूनल है, वो इस तरह के, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जब ये निर्णय, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में ये बात होने लगी, तो उन्होंने कहा भाई आप सीरियस हैं कि नहीं हैं, और उसके कारण क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। कारण ये है कि अभी तक लिस्ट ऑफ 240 वैकेंसी ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में दिया जा रहा है सॉलिसिटर जनरल को, और कहा जा रहा है कि आप इसके प्रति क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 15 ऐसे जगहें हैं जहाँ पे चेयरमैन ही नहीं है, या 15 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जहाँ चेयरमैन नहीं है, मेंबर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। नो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब कहाँ कहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही नहीं है, मतलब चेयरमैन ही नहीं है, NCLAT में नहीं है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में नहीं है, TDSAT जो मैंने बताया था टेलीकॉम वाला, एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर फोर्टिफाइड प्रॉपर्टी, कोई चेयरमैन नहीं है। अब क्या है कि यहाँ तो चेयरमैन नहीं है, फिर मेंबर्स एंड टेक्निकल जो और जुडिशियल मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स, इन दोनों को मिला के इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो वो है उसमें 52 वैकेंसीज आज भी हैं। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है 25 वैकेंसीज, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
इन्वायरमेंट वाली अगर याद दिला दूं, वो श्री ने के ऊपर जो जुर्माना लगाया था 3-4 करोड़ रुपए का, याद आया? अभी तक श्री ने दिया नहीं है। देश दुनिया को चलाते हैं, सबको बताते हैं कि कैसे भगवान से मिलो, कैसे वो करो, लेकिन गंदगी करके गए थे, यमुना बैंक को गंदा और खराब करके गए थे, लेकिन खुद भग गए हैं, पैसा अभी तक नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक एनजीटी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में 30 वैकेंसीज, एनसीएलटी 33 वैकेंसीज, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल 23 वैकेंसीज। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब जगह पे रिकमेंडेशन जा चुका है। जैसे एनसीएलटी है 27 में 2020 में 21 रिकमेंडेशन गए थे, आज भी वहां वैकेंसी है 33, कुछ नहीं हुआ। आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में 35 गए थे, कुछ 4-6 लोगों का किया, बाकी रोक के रखे हुए हैं। टीडी सेट 15 रिकमेंडेशंस गए थे। ये मैं आपको इसलिए ये बेसिक आपको ये सब समझा रहा था कि ये क्यों होता है। एक तो चीज़ें समझ लीजिए, जो ट्रिब्यूनल का आप जाइए तो बड़ी भारी आपको मिलेगी, वो मतलब बड़ी बिल्डिंग, बड़ा प्रेमिसेस, बड़ी कोर्ट, और आधे लोग कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, जिसने ट्रिब्यूनल में गया हो वो उसको बिल्कुल ठीक से देख लेगा, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मैं जैसे एक आपको बता दूं भाई, बेसिकली क्यों नहीं हो रहा है। मोदी जी तो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास थिंकिंग ग्लोबली एक्टिंग लोकली, अरुण मिश्रा जी सर्टिफिकेट दे दिए, तो इसका मतलब नीचे वाले कहीं ना कहीं बदमाशी कर रहे हैं। अब एक तो यह है कि ये सारी जगहों पे चहेतों की ही पोस्टिंग होती है, इट इज रिवॉर्ड या जो भी कहिए, और जो कुछ ना कुछ लोग लगे रहते हैं उन्हीं की पोस्टिंग होती है। क्योंकि आपका जब आप रिटायर हो जाइए उसके बाद 5 साल के लिए आप मस्ती करिए, और मैं टर्म यूज कर रहा हूं मस्ती करिए जानबूझ के, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप इस सारे ट्रिब्यूनल्स का काम, ये पार्ट ऑफ द जुडिशरी सिस्टम है कि इसको कहीं यह है कि हाई कोर्ट्स कंजेस्टेड हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंजेस्टेड हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इतने ज़्यादा बैकलॉग है, उसको डिकंजेस्ट करने के लिए था। लेकिन ये लोग अपना मस्ती में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नौकरशाह का ये पार्किंग जोन है एग्जीक्यूटिव का, और मैं उसको नाम लेके बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक रेरा अथॉरिटी बनी, रेरा ट्रिब्यूनल अलग बना, उससे पहले एक रेरा अथॉरिटी बनी। उसके चेयरमैन कौन बनाए गए? जो चीफ सेक्रेटरी साहब रिटायर हुए, उन्होंने नई अथॉरिटी बनी, उसके चेयरमैन वो खुद बन गए। यहाँ के वो एक आईपीएस साहब बन गए, ये सब लोग उसमें वो हो गए। और तो और जो सबसे गजब का काम इन्होंने ये किया, हमारे रेरा अथॉरिटी के चेयरमैन साहब ने, कि उसकी सीट लखनऊ में बनाई गई थी। ये जब बन गए तो इन्होंने चुपचाप एक, क्योंकि भाई अब चीफ सेक्रेटरी थे तो मुख्यमंत्री से तो जान पहचान, मतलब आना जाना रहा था ही, इन्होंने एक उसकी खंडपीठ, जिसको बोलते हैं एक बेंच, नोएडा में कर ली। और इस लॉजिक के साथ कि नोएडा में ज्यादा केसेस होते हैं तो हम नोएडा भी बैठेंगे। भाई साहब, इलाहाबाद और लखनऊ 2 ही बेंचेस हैं। मेरठ वाले आज भी हाई कोर्ट के लिए कितने दिनों से आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उनको यहां आना पड़ता है। उसी नोएडा वाले को हाई कोर्ट में भी यहां आना पड़ता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। आपने वहां 2 जगह कर लिया, 2 जगह आपकी दफ्तर है, 2 जगह आपका स्टाफ है, 2 जगह का पैसा खर्च होता है, जो भी वो उसका रेंट हो या और भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी 2 एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। किसका पैसा है? सुबह से शाम तक हम लोग पूछते रहते हैं टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स पेयर्स मनी। हुज मनी इज दिस? कोई पूछा है उनसे? और कितना काम करते हैं ये भी देख लीजिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, 6-6 महीने, 2 महीने की नॉर्मल, वो अगर आपने बहुत कहा, दूसरे पक्ष से कोई आ ही नहीं रहा था। 2 फरवरी को रिजर्व करते हैं जजमेंट, 2 जून को साइन करते हैं, 15 जून को अपलोड करते हैं, और उसके बाद आपको भेजते ही नहीं क्योंकि सिस्टम खराब है, अभी भी नहीं भेज रहे हैं। तो इनकी तो बदहाली है। और खत्म करने से पहले आपको लगेगा कि मैंने थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली क्यों दिखाया था। वो इसलिए दिखाया था कि हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत ही फैनफेयर के साथ उन्होंने जीएसटी स्कीम लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में एक अमित साहनी जी हैं, अमित नाम कॉमन है लेकिन साहनी है उनका नाम, अमित साहनी जी की एक पीआईएल है, उस पर भी बोले हैं चीफ जस्टिस वाली उस बेंच में। हुआ क्या कि जब ये भारत में जीएसटी लागू हुआ तो उसके साथ एक जीएसटी का एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बनना था। ये लॉ में प्रोवाइडेड था। अप्रैल 2017 में हो चुका था। ये याद आ गया आपको? 4 साल हो गए हैं, आज तक
वो एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं बना है। उसके रिपरकशंस क्या हैं? उसके रिपरकशंस ये हैं कि शुरू में जो जीएसटी अथॉरिटी या रिवीजन अथॉरिटी जो ऑर्डर पास कर रही थी वो डिस्पैच ही नहीं किए जा रहे थे। क्यों नहीं डिस्पैच किए जा रहे थे जीएसटी से, मतलब उस काउंसिल से? रीज़न ये था कि इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो दे आर बाउंड टू हैव अ अपील विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर उनको अपील फाइल कर देनी है। अब जब एपेलेट अथॉरिटी है आपने नहीं बनाई है तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप कैसे अपील फाइल करेंगे? अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया? 5 दिसंबर 2019, करीब 2.5 साल बाद, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला। ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाला जिसमें यह पास किया कि लिमिटेशन का वेवर दे दिया। वैसे 90 दिन का होता है, 90 दिन के अंदर आप फाइल कर लीजिए अपील, इसमें वो उसको वेव कर दिया क्योंकि अभी तक ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हुई नहीं है, आज तक नहीं कंस्टिट्यूट हुई है। इस पे भी हमारे जो चीफ जस्टिस थे और उस बेंच में ने काफ़ी नाराज़गी दिखाई, भाई ये कौन सा तमाशा है, आप इतना बड़ा एक हैं मतलब सेल्स टैक्स को पूरी तरह से ओवरऑल किया, उसका ट्रिब्यूनल ही नहीं बनाया आज तक। मैं इससे अलग हटके जरा आपसे भी एक चीज़ मतलब मेरे मन में भी एक प्रश्न है। मेरे भी जानने वाले दोस्त मित्र कुछ, भाई कोई नौकरी करता है, कोई जज है, कोई नेता है, ये बताइए ये सारे लोगों के तो ट्रिब्यूनल्स हैं, आईए साहब का भी ट्रिब्यूनल है, कैट है, स्कैट रैट सैट सब है, किसानों के लिए क्या है? कोई किसान की भी कोई ट्रिब्यूनल है किसान का? कहीं कोई वो है जो किसान की बात सुन सके? इतने ट्रिब्यूनल बनाते जा रहे हो, इतने करोड़ों का खर्च कर रहे हो, किसानों के लिए कोई ट्रिब्यूनल है? अभी उनका पुराना पैसा जो उनका चीनी मिल का गन्ने का बकाया था, उसका पुराना बकाया दिया गया, उसमें ऐड निकला बकाया पैसा दिया। कोई ट्रिब्यूनल नहीं था जहां चले जाएं किसान। और मुझे तो एक चीज और लगती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट सवाल पूछा, उसने कहा कि ऐसा लगता है कि इन ट्रिब्यूनल्स की जरूरत नहीं है, और उसने 10 दिन का समय दिया है सरकार को कि सरकार 10 दिन के 16 अगस्त को फिर डेट लगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी से कहा है कि आप इस पे सरकार का व्यू बताइए, जरूरत नहीं तो लेट अस स्क्रैप दिस। और मैं भी उसका हूं कि जब ये काम ही नहीं करते हैं, केवल पार्किंग एरिया है जहां पे इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कितने दिन, मतलब मेरे केस में जब लेट हुआ तो मैं गया वहां पूछने की लेट क्यों हो रहा है, नहीं वो चेयरमैन साहब की जरा मदर इन लॉ की तबीयत खराब है। तो चेयरमैन साहब की मदर इन लॉ की तबीयत खराब है, उतने दिन की तनख्वाह नहीं लिए क्या जब मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी? लेकिन मदर इन लॉ की तबीयत खराब है तो हम 4 महीने तक जो भी करेंगे। और लोग इसको, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे व्यवस्था में लोग इसको वैलिड रीजन मानते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रिब्यूनल और न्यायालय का फर्क है। मैं किसी न्यायाधीश के लिए ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूं, उसके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है। यहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने 2 केस किए कि 200 केस किए कि 2000 केस किए, नो वन इज, यू आर नॉट अकाउंटेबल। तो ट्रिब्यूनल्स का मेरे हिसाब से तो कोई वो नहीं है, क्योंकि ये केवल आपके अपने चहेते जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पुराने जुडिशियल मेंबर्स हैं या और लोग हैं, उनको एडजस्ट करने की जगह है। ट्रिब्यूनल्स का बहुत रोल नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।